हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, उस श्रेणी में आज हम सिमोन द बूगा को देखेंगे, जो कि नारीवादी थिंकर हैं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। इनके अलावा एक नई सूचना यह है कि 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज कराए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। सिमोन द बूगा 1908 से 1986 तक इनका कार्यकाल रहा। तो यह पेरिस के फ्रांस में 1908 में जन्मी थी। यह मूल रूप से दार्शनिक के रूप में शिक्षित या दीक्षित हुई हैं। इनकी रुचि जो है कई विषयों में थी, जिनमें जनपुंज के संचार के साधनों से लेकर वृद्धावस्था, महिला और सामाजिक आंदोलन, तो सबसे महत्वपूर्ण देखा जाता है महिला और सामाजिक आंदोलन जैसे विषयों पर इन्होंने कार्य किया है। समाजशास्त्रियों के बीच में वे अपनी बहुचर्चित और भारी भरकम पुस्तक द सेकेंड सेक्स के लिए जानी जाती हैं, द्वितीय लिंग के लिए सर्वाधिक जानी जाती हैं, और इनमें महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सभी स्थितियों पर इन्होंने विचार किया है। तो जो इनकी द सेकेंड सेक्स है, तो इन्होंने प्रथम लिंगी जो है माना है वो पुरुषों को, और द्वितीय लिंगी के रूप में इन्होंने महिलाओं को देखा है, और उनकी क्या समाज में सामाजिक स्थिति है, उनकी अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीति में उनकी क्या भूमिका है, राजनीतिक स्थितियों पर इन्होंने संपूर्ण चर्चा की है। इनकी जो सुप्रसिद्ध युक्ति थी, नारी जन्मती नहीं बनाई जाती है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ने विश्व में उन्हें विख्यात कर दिया। और स्त्रियां कैसे बनती हैं, इस संबंध में बूगा लिखती हैं कि यह संपूर्ण रूप से सभ्यता ही है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है। तो यह संपूर्ण रूप से सभ्यता ही है जो प्राणी को बनाती है, और इसकी स्थिति पुरुष और हिजड़ों के बीच की होती है, जिसे स्त्रियोचित के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बूगा कहती हैं जो नारी है उसको बनाने का कार्य जो करती है वह सभ्यता करती है, और स्त्री हिजड़ों और पुरुष के बीच की स्थिति जो है वह स्त्रियों के लिए इन्होंने बताया है। बूगा के अनुसार नारी को हमेशा प्रकृति के रूप में और पुरुष को संस्कृति के रूप में चित्रित किया जाता है। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है कि नारी को हमेशा प्रकृति के रूप में और पुरुष को संस्कृति के रूप में चित्रित किया जाता रहा है। नारी की इस गिरी हुई स्थिति के लिए बूगा ने पितृसत्तात्मक प्रथा को उत्तरदायी माना है। तो बूगा मानती हैं कि नारी को जो प्रकृति के रूप में देखा जाता है और पुरुष को संस्कृति के रूप में, अर्थात जो करेगा वह संस्कृति, अर्थात जो भी विचारधारा, कल्चर, इन सब पे जो प्रभुत्व था वह पुरुषों का था, ऐसा इनका मानना था। नारी को हमेशा अपनी नेचुरल स्थिति में रहना चाहिए, ऐसा जो है पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था में देखा जाता था। तो इन्होंने कहा जो नारी की हीन स्थिति है वह पितृसत्तात्मक सोच की वजह से है या पितृसत्तात्मक प्रथा की वजह से है। आगे बूगा लिखती हैं कि अपने परायेपन की धारणा को खत्म करने के लिए तथा समान परिस्थिति प्राप्त करने के लिए नारी ऐसे जगत से लड़ना होगा जिसके प्रतिमानों और आदतों का निर्माण पुरुष प्रभुत्व के द्वारा किया गया हुआ है। इसके लिए उन्हें पारंपरिक पुरुष काम क्षेत्रों में घुसना होगा। तो बूगा लिखती हैं कि नारियों को अपनी अधिकारों अर्थात समान स्थिति प्राप्त करने के लिए ऐसे समाज से लड़ना होगा जहाँ के सारे प्रतिमान अर्थात कल्चर, संस्कृति, प्रथाएं, जो विचारधाराएं चल रही हैं पुरुषों के द्वारा बनाई गई हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा कि जिन क्षेत्रों में पुरुष अधिक कार्य कर रहे हैं वहाँ पर घुसकर स्त्रियों को भी उनके बराबर कार्य करना होगा। बूगा पुरुषों के प्रति कुछ अतिवादी हो गई हैं, दूसरी ओर स्त्रियों को अधिक सामाजिक और संवेदनात्मक कारकों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया रहा है। तो इनकी कुछ लोगों ने आलोचना करते हुए कहा कि जो बूगा थी वह पुरुषों के लिए अतिवादी हो गई हैं, जैसे कि मार्क्स पूंजीवाद के प्रति अतिवादी थे, अर्थात पूर्णतः विरोध करते थे, उनकी कोई भूमिका को ही नकार देते हैं, और स्त्रियों को आर्थिक, सामाजिक और संवेगात्मक कारकों के मूल के रूप में जो है बूगा रखती हैं, जिसके कारण अनेक स्त्रियों के लिए बूगा की योजनाएं अप्राप्य और अवांछनीय हैं। तो इन्होंने कहा है कि इस स्थिति में
जो महिलाएं शादीशुदा हैं, अगर वह पुरुषों की पूर्णतया अवहेलना करेंगी तो उनके लिए जो ये योजनाएं ला रही हैं वह पूर्णतया अप्राप्य और अवांछनीय है, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके बच्चे हैं तो उनसे जो भावनात्मक जुड़ाव है वह पुरुषों से उनका रहता है। तो इस तरह की बातें इन्होंने जो कहा योजनाएं हैं वह प्राय देखी जाती हैं। इन्होंने अपने लेखनों में स्त्रियों को अस्तित्व को अर्थ देने तथा उसकी प्रकृति को चित्रित करने के लिए अतिवादी दर्शन के साथ इतिहास, जीवन शास्त्र, जीवन चरित्र और कल्पना का सुंदर मिश्रण किया है। तो इन्होंने जो अपने लेखनों में स्त्रियों को पूर्णतः नायक मानकर अपनी जो है रचनाएं करती हैं, इसके साथ साथ वह इतिहास, जीवन शास्त्र, चरित्र और कल्पना आदि का सुंदर चित्रण करके स्त्रियों की व्याख्या करती हैं। बुआ जो है सर्वाधिक किससे प्रभावित थी? तो बुआ जो सर्वाधिक प्रभावित थी वह सात्रे से प्रभावित थी। इनकी पुस्तक है ही कम टू स्टडी जो 1942 में आई थी। द ब्लड ऑफ अदर्स 1945 में इनकी पुस्तक आई थी। द एथिक्स ऑफ एम्बिग्यूटी 1947 में पुस्तक आई थी। तो पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन पुस्तक से पूछे जाते हैं एग्जाम में। द सेकेंड सेक्स सर्वाधिक पूछी जाने वाली पुस्तक है। इसके बाद द मैंडरिन्स जो है 1954 में इनकी पुस्तक आई थी। मेमोरीज ऑफ द ड्यूटीफुल डाटर, इन्होंने कहा मेमोरीज एज ए ड्यूटीफुल डाटर 1958 में। इनके अलावा द प्राइम ऑफ द लाइफ 1960, प्राइम ऑफ लाइफ 1960 और ए वेरी इजी डेथ। तो ए वेरी इजी डेथ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा गया, 1964 में आई है। इसके बाद एडिक्स जो इनकी पुस्तक है वह 1981 में आई है। इसके बाद हार्वर्ड बेकर से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं। हार्वर्ड बेकर जो है यह सांकेतिक अंतःक्रियावाद से जुड़े हुए थे। इन्हें सांकेतिक अंतःक्रियावादी भी कहा जाता है। बेकर जो है शिकागो संप्रदाय की परंपरा से समकालीन प्रतिनिधित्व अमेरिकी समाजशास्त्री थे। तो इस बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी गया था बेकर से, जो है इनकी स्टिग्मा थ्योरी से संबंधित जो है सिद्धांत पूछा था, कलंक। तो प्रमुख इनका जो क्षेत्र था वह अपचार अर्थात डेवियंस, युवा उपसंस्कृति, अपराध के प्रति लेबलिंग का सिद्धांत जो है इस बार पूछा गया था इनका। शिक्षा और कला, उत्पादन, फिजिशियन का समाजीकरण अनुभव आदि पर इन्होंने जो है काम किया है। तो डेवियंस के बारे में इनका जो विचार है वह समाज की निष्पत्ति या उपज है। इन्होंने कहा जो डेवियंस होता है वह समाज की निष्पत्ति या उपज है, क्योंकि सामाजिक समूह अपचार के नियम बनाकर अपराध को प्रेरित करती है। तो इन्होंने कहा जो सामाजिक समूह होते हैं वह अपराध के नियम बनाकर और अधिक से अधिक प्रेरित करते हैं। इन नियमों के उल्लंघन को ही अपचार या अपराध कहते हैं। तो इन्होंने कहा जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं को अगर व्यक्ति तोड़ता है तो वही अपचार या अपराध की श्रेणी में रखा जाता था। अर्थात इनका मानना है अगर सामाजिक समूह नियम न बनाए तो अपराध न हो, ऐसी इनकी धारणा देखी जाती है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें इन्होंने लिखा है बॉय इन वाइट, स्टूडेंट कल्चर इन द मेडिकल वर्ल्ड 1961 में, द अदर साइड 1964 में, सोशल प्रॉब्लम ए मॉडर्न अप्रोच 1966 में पुस्तक आई थी। मेकिंग द ग्रेट 1968 में इनकी जो है प्रमुख पुस्तक है। आउटसाइडर स्टडीज इन सोशियोलॉजी ऑफ डेवियंस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है यह। आउटसाइडर स्टडीज इन द सोशियोलॉजी डेवियंस 1973, पूछी भी गई है 1-2 बार यह पुस्तक। आर्ट्स वर्ल्ड 1982, तो जो है यह इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो जो आएगी कार्ल माइनहीम पर आएगी, जो है अब इसमें नोट्स में थोड़े काम बाकी हैं, उसको पूरा करने के बाद कल शाम तक या परसों तक वह वीडियो आएगी। धन्यवाद।